जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं दुनिया के आखिरी टाउन में हूँ, इसको अशवाया कहते हैं। इससे आगे अंटार्कटिका है। यहाँ पे आखिरी रेलवे स्टेशन है, आखिरी बस स्टॉप है, आखिरी होटल है और इसके साथ साथ आखिरी पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे। और इसके बाद ज़ाहिर है लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, फिर साउथ पोल स्टार्ट हो जाता है। तो इस शहर से मैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उस्मान डार साहब है, उनकी फैमिली के लिए खुशखबरी है कि उस्मान डार साहब हो सकता है इस वीडियो के अपलोड होने से पहले पहले अपने घर आ चुके हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो अनकरीब उनके बच्चे, उनकी फैमिली उन्हें देखेगी। अब अगला एक इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है कि दो इंटरव्यूज़ जो हुए हैं, एक डार साहब का इंटरव्यू उस्मान डार साहब का, दूसरा सदाकत अब्बासी का है। और कुछ हमारे एंकर्स और सीनियर जर्नलिस्टों का ख्याल ये है कि ये नहीं होना चाहिए था। हमारे सीनियर दोस्त ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये इंटरव्यू ना करता। मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे तलत साहब हैं। तलत साहब से मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ और बड़े शानदार इंसान है, और मैं अक्सर ये महसूस करता हूँ जैसे ये कैमरा जो टेलीविज़न का वो बना ही उनके लिए, क्योंकि जिस तरह वो खूबसूरती से बोलते हैं, जिस तरह वो कैमरे के साथ उनकी दोस्ती है, जिस तरह कैमरा उनकी पर्सनालिटी के साथ जेलन हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई और टेलीविज़न पर्सनालिटी ऐसी है कि जिसे कैमरा इतना अंडरस्टैंड करता है और जितना वो उसे अंडरस्टैंड करता है। तो मैं तलत साहब का एक वीलॉग देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये इंटरव्यू ना करता। इसमें कोई शक नहीं है कि तलत हुसैन के अंदर ये गट्स मौजूद हैं कि वो ऐसी सूरत हाल में हमेशा अवॉइड कर जाते हैं और साफ इनकार कर देते हैं उनकी। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि अगर ये मौका मुझे मिलता तो क्या मैं इन इंटरव्यूज़ को करता या ना करता। तो मेरी तरफ से तो ये है जनाब कि अगर मुझे ये मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली ये इंटरव्यूज़ करता। ये इंटरव्यूज़ क्यों करता, उसकी वजह यह है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, हर जर्नलिस्ट का ये फ़र्ज़ है कि अगर वो कोई स्टोरी उसके हाथ आती है या उसकी रसाई होती है या उस तक पहुंचाई जाती है तो उसे लोगों के सामने पेश करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़रह हबीब साहब हैं। फ़रह हबीब साहब इस वक्त गायब हैं, मिसिंग पर्सनस में शुमार होते हैं वो। मैं उनके एक बेटे की मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा, मुझे किसी दोस्त ने भिजवाया। मैं बल्कि वो क्लिप अभी प्ले भी करवाऊंगा। और वो बच्चा जिस तरह बैठ के अपने सोफे पे अपने वालिद को याद कर रहा है, आप यकीन करें कि वो दिल तोड़ देने वाली सूरत हाल है। तो अगर किसी इंटरव्यू करने से एक तो जर्नलिस्टिक नाम्स के ऊपर कोई खास हरफ ना आता हो कि मैं, ज़ाहिर है कोई इसराइली जासूस का इंटरव्यू इसराइल में जाके तो नहीं कर रहा, या इंडियन जासूस का इंडिया के अंदर बैठ के तो नहीं कर रहा, पाकिस्तानी एक सियासतदान का इंटरव्यू पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कर रहा हूं तो ये कोई खास खराबी नहीं है। दूसरा, अगर मेरे इंटरव्यू से, अगर मेरे थोड़े से इमेज से, जो एक लिमिटेड सा इमेज है जिसमें पीटीआई मुझे उठा के पटक सकती है, मेरे खिलाफ बातें कर सकती है, मुझे लान तान कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक शख्स अपने घर आ जाता है, अपनी फैमिली के साथ आ जाता है और वो अपनी एक रूटीन की ज़िंदगी स्टार्ट कर लेता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है, बल्कि ये एक हद तक नेकी भी है। आप देख लें कि सदाकत अब्बासी साहब, उनका इंटरव्यू हुआ, बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ पाकिस्तान के अंदर, और बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो कभी इस तरह नहीं करते। और जब डॉन ने उसे रोका था तो उसके बाद लोगों ने आज़ादी सहाफ़त के झंडे उठा लिए थे। लेकिन उस इंटरव्यू का फ़ायदा देखिए कि सदाकत अब्बासी अपनी वालदा के पास है, सदाकत अब्बासी अपने बच्चों के पास है, सदाकत अब्बासी अपने बेगम के पास है, सदाकत अब्बासी अपने दोस्तों के साथ, अपने बाप के साथ है और अपने घर में बैठा हुआ है। तो अगर आदिल शाहजेब के इंटरव्यू से एक शख्स अपने घर पहुंच गया, वो अपनी फैमिली के साथ है, तो इसके अंदर हर्ज क्या है। और सेकेंडली ये है कि एक जर्नलिस्ट, उसका काम क्या होता है कि उसने इंटरव्यूज़ करने हैं, उसने स्टोरीज देनी है, उसने कॉलम्स लिखने हैं, उसने अपने तबसरे कर रहे हैं। अब अगर उसे एक मौका मिलता है तो वो तबसरा क्यों नहीं करेगा, वो कॉलम क्यों नहीं लिखेगा, वो स्टोरी तक क्यों नहीं पहुंचेगा, वो स्टोरी को अनअर्थ क्यों नहीं करेगा। मसलन आप उमर शीमा साहब, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। जब पनामा केस आया तो देखें उन्होंने एक स्टोरी दी, और उस वक्त कितना प्रेशर था उनके ऊपर, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट थी, जियो था, जंग ग्रुप था, सब प्रेशर थे, और उससे मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली गई। लेकिन इसके बावजूद उस शख्स ने स्टोरी दी। अब उस शख्स को वो स्टोरी देनी चाहिए थी। अब एक तबसरा तो ये भी किया जा सकता है कि देखिए पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया, पाकिस्तान की इकॉनमी खराब हो गई, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर बहरान पैदा हो गया, देखें उस स्टोरी की वजह से इमरान खान सामने आ गए। देखें अगर वो स्टोरी ना होती
तो 4 जजेस सामने ना आते, अगर वो स्टोरी ना होती तो इमरान खान साहब के लिए रास्ता हमवार ना होता, वो स्टोरी ना होती तो मियां नवाज शरीफ ना जाते, वगैरह वगैरह। तो बेशुमार चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन एक रिपोर्टर का काम यह है कि जब एक स्टोरी आ रही है तो उसे उस स्टोरी को देना चाहिए। अब उनके ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा था कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जिसने स्टोरी फ्लोट की थी, और उस एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से फारिग हो जाएं और उसके बाद इमरान खान को लाया जाए। तो ये बहुत सारी साजिशी थ्योरी जो है उस स्टोरी के साथ भी वाबस्ता है। सेम इसी तरह बेशुमार ऐसी कहानियां, जैसे तलत साहब हैं। तलत साहब जब फ़लस्तीन गए थे और उसके बाद उनका जहाज़ के ऊपर अटैक हुआ, फिर उन्हें इसराइलीज़ ने गिरफ्तार कर लिया, फिर वो जेल में रहे। आप उस दौर का ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए कि उस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में क्या क्या नहीं कहा गया था तलत साहब के बारे में, या मुख्तलिफ औकात में जो मैं स्टोरीज देता रहा हूँ और जो मेरे बारे में मेहरबानों ने कहा है वो भी तो कहते रहते थे। मसलन चेयरमैन नैब के एक मैंने इंटरव्यू टाइप एक कॉलम्स लिखे थे, उसके ऊपर मुझे क्या क्या नहीं कहा गया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ मुलाकात के बाद एक कॉलम लिखा गया था, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था। सेम इसी तरह साकिब निसार साहब से मुलाकात के बाद कॉलम्स लिखे, उसके ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया। जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकातों पे जो कॉलम्स लिखे गए वो आज भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा है, और आज भी अदालत ने मुझे तलब कर रखा है को मैं दुनिया के आखिरी कोने में हूँ। इस वक्त मैं जब वापस आऊँगा तो डेफिनेटली उसका जवाब भी दूंगा। तो जर्नलिस्टों का काम क्या है, मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने इंटरव्यूज नहीं करने, क्या उन्होंने शोज नहीं करने, क्या उन्होंने कॉलम नहीं लिखने, क्या उन्होंने स्टोरीज नहीं देनी। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपका ये फर्ज है कि अगर आपकी रसाई किसी न किसी जगह किसी न किसी स्टोरी पे है तो फिर डेफिनेटली आपको करना चाहिए। जैसे कि मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि सलीम साफी साहब ने एक इंटरव्यू किया था एहसानुल्लाह एहसान का, और उनका ताल्लुक तालिबान के साथ था, आपको पता है, और कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उस वक्त क्रिएट हुई थी। और वो ज़ाहिर है हिरासत में थे, और उस हिरासत के बावजूद सलीम साफी साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने इंटरव्यू किया। किसी ने भी पहुँचाया उनको, लेकिन बहरहाल वो एक इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू ने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिश की। तो क्या सलीम साफी साहब को इनकार कर देना चाहिए था? सेम इसी तरह मेरा एक लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, उसके अंदर एहसानुल्लाह एहसान ने फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने एक धमकी दी थी। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट क्या मुझे वो धमकी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या मुझे कौम के सामने सारी सूरत हाल नहीं पेश करनी चाहिए थी? सेम इसी तरह एजाज सैयद साहब हैं, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, जैसे कि चलते चलते वो एक बार असलम बेग साहब को उन्होंने पकड़ लिया और उसके ऊपर बात हुई। शाहिद अजीज़ साहब उनको उन्होंने एक बार उसी तरह उनसे इंटरव्यू किया था एक चलते चलते। फिर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जनरल उस्मानी साहब का इंटरव्यू भी उन्होंने किया था। तो ये जर्नलिस्ट का काम है जी कि जहाँ पे उसे स्टोरी मिले उसे वो स्टोरी करनी चाहिए। तो दो चीज़ें, पहली बात ये कि अगर आपके इंटरव्यू से, अगर आपकी स्टोरी से एक शख्स अपने घर चला जाता है और अपनी फैमिली से मिल लेता है तो इसमें क्या हर्ज है। और दूसरी बात यह है कि स्टोरी करना, इंटरव्यू करना, प्रोग्राम करना आपका हक है, आप पे फ़र्ज़ है। और अगर आपकी रसाई किसी स्टोरी तक होती है और आप वो नहीं करते तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फिर आप जर्नलिस्ट नहीं है, फिर आप अपने काम से बहुत ज़्यादा को बेहतरी नहीं कर रहे। मैं मुनासिब अल्फाज भी मुझे मिल रहे, फिर आप अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं बरत रहे। अब यहाँ पे मैं एक और मिसाल कुलदीप नायर साहब की देता हूँ। कुलदीप नायर साहब इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, वो पाकिस्तान आए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उन्हें जनरल ज़ियाउल हक के पास लेके गए। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कुलदीप नायर के सामने ये एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने आइटम बम बना लिया हुआ है और हम किसी वक्त भी इसका मुजाहरा कर सकते हैं। और वो स्टोरी छपी और इंडिया के अंदर आज भी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि ये जनरल ज़ियाउल हक के हाथों बिक गया था और जनरल ज़ियाउल हक ने जानबूझ के वो स्टोरी फ्लोट की थी, वगैरह वगैरह, आपको अगर याद हो। और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से भी मुलाकात कुलदीप नायर साहब की उस वक्त हुई थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को उन्होंने कोट भी किया था, तो जनरल ज़ियाउल हक को कोट किया, अब्दुल कदीर को कोट किया, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उन दोनों शख्सियात के पास उन्हें लेकर गए थे। तो कंट्रोवर्सी आज भी कुलदीप नायर के बारे में उनके इंतकाल के बाद भी इंडिया के अंदर मौजूद है। तो स्टोरीज करना जर्नलिस्टों का काम होता है। जैसे वाटरगेट का एक स्कैंडल था कि उससे निक्सन की गवर्नमेंट चली गई थी और उसके बाद निक्सन का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया था। तो सहाफ़ियों का ये काम होता है सर, और सहाफ़ियों को ये काम इंतहाई ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर दुनिया के आखिरी कोने में, जिससे आगे ना कोई टाउन है, ना कोई वहाँ पे प्लेटफार्म है, ना वहाँ पे कोई ट्रेन है, ना वहाँ पे होटल है, यहाँ पे खड़े होके मैं ये समझता हूँ कि कामरान शाहिद ने बीइंग अ जर्नलिस्ट ही काम किया। और अगर उनके पास ये स्टोरी थी
या उन तक ये रसाई थी या उन तक ये रसाई हुई तो उनको ये इंटरव्यू करना चाहिए था। इसी तरह आदिल शाहज़ेब साहब जो हैं उन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया और उन्हें ये करना चाहिए था। जब उनको ये मौका मिला तो उन्हें करना चाहिए। तो और अगर फर्ज करें कि शेख रशीद की रसाई मेरे तक होती है या फरक हबीब की होती है तो मैं तो उस इंटरव्यू को ज़रूर करूँगा। गो उसके बाद पीटीआई जो है वो जो मुझे तमगे देगी वो सब आपके सामने, बल्कि वो अगर मैं कुछ ना भी करूँगा तो तब भी तमगे देते रहेंगे। जैसे कि अगर तलत साहब कुछ भी ना करें तो तब भी उनको कुछ ना कुछ पीटीआई की तरफ से फूल मिलते रहेंगे। या सलीम साफ़ी साहब हैं, वो अगर तलावत भी करेंगे तो उसके बाद पीटीआई उनके ऊपर मेहरबानी करेगी। तो ये जो मेहरबानियाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से होती हैं, इनको सरफ़े नज़र करके, इनको साइड पर रख के जर्नलिस्टों को सिर्फ अपना काम करना चाहिए। तो मुझे अगर शेख रशीद का इंटरव्यू मिलता है, मुझे अगर फरह हबीब का इंटरव्यू मिलता है, मुझे अगर न्याजी साहब का इंटरव्यू, जो न्याजी साहब के साहबजादे हैं, हफीज़ न्याजी साहब के साहबजादे हैं, अगर मुझे उनका इंटरव्यू मिलता है तो मुझे वो इंटरव्यू भी करना चाहिए, क्योंकि उससे कम से कम उनको ये तो पता चल जाएगा फैमिली को कि वो सलामत हैं, वो बहाल हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उनको कोई ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, ना ही उनको इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी किस्म का टॉर्चर का निशाना बनाया गया। और अगर उसके बाद, उस इंटरव्यू के बाद अगर वो अपने घर चले जाते हैं, अपनी वालदा से मिल लेते हैं या अपने वालिद से मिल लेते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? क्या एक शख्स को अगर स्टेट ने गिरफ्तार कर लिया या स्टेट ने उठा लिया है तो क्या उसे मिसिंग ही रहना चाहिए? दूसरा, अगर एक स्टोरी आ रही है और वो चीज़ों को खोल रही है, कुछ चीज़ों को बेहतर बना रही है, कुछ चीज़ों को कम कर रही है, तो फिर हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमने इंटरव्यूज़ नहीं करने, अगर हमने कॉलम नहीं लिखने, अगर हमने खबर नहीं देनी, तो फिर हमारा काम क्या है? फिर हमें क्या करना चाहिए? देखें, तबसरा अपनी जगह पे, आप इंटरव्यू किया और उसके ऊपर सब लोग तबसरे कर रहे हैं, ये सब का हक है। और अगर कामरान शाहिद से भी पूछा जाए या आदिल शाहज़ेब साहब से भी पूछा जाए या शाहज़ेब आदिल साहब से भी पूछा जाए, तो उनके पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने ही इंटरव्यू पर तबसरा कर सकें कि ये इंटरव्यू में ये एक बात गलत थी, ये बात दुरुस्त थी, तो वो तबसरा तो कर सकते हैं, उन्होंने तबसरा करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक स्टोरी की का ताल्लुक है, जहाँ तक इंटरव्यू का ताल्लुक है, तो वो जस्टिफाइड है। मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए और अगर किसी और को भी मौका मिले तो उसे ये इंटरव्यूज़ करने चाहिए इस टाइप के, क्योंकि हम सबका ये काम है। अब मैं आता हूँ उस्मान डार साहब की तरफ। 2 इंटरव्यूज़ हुए थे, एक सदाकत अब्बासी साहब का हुआ और उससे पहले उस्मान डार साहब का हुआ। उस्मान डार साहब के बारे में ये था कि वो आए, उन्होंने कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया, उनके घर बल्कि पुरानी हवेली जो है वहाँ पहुँचे, उन्होंने चाय पी, हंस के मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाई, पूरा इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद वो फिर गायब हो गए, वो घर नहीं पहुँच सके। जबकि सदाकत अब्बासी साहब के बारे में यह था कि उन्हें इंटरव्यू के लिए ले जाया गया, उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू नहीं चला, लेकिन इसके बावजूद सदाकत अब्बासी अपने घर पहुंचे, अपनी वालदा से मिले और अपनी फैमिली के साथ वो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के दरमियान इतना फ़र्क क्यों है? उस फ़र्क की वजूहात हो सकती हैं। अब ये मेरा तज्जिया है, मैं पहले आपको कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन नहीं। उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि सदाकत अब्बासी साहब ने वो सारा सच बोल दिया जिसका तकाजा किया जा रहा था या जो उनसे ख्वाहिश की जा रही थी या जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी। सूरत इस वक्त ये है कि उस्मान डार साहब, मेरा ख्याल ये है कि मेरा ये वीलाग लगने से पहले पहले अपने घर में होंगे और अगर वो अपने घर नहीं पहुंचते तो फिर अनकरीब वो अपने घर पहुंच जाएंगे और कुछ जो सच रह गया है वो सच भी अब वो अपने मुंह से बोलेंगे, जिसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद सियालकोट के अंदर जो उनका एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलता था, शायद उनके बारे में भी अब वो कुछ ना कुछ बोलेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन जो उनके पास उससे रिलेटेड है वो भी देंगे कि कौन था, फंडिंग कौन करता था और ये जो सोशल मीडिया था वहाँ से ऑपरेट कैसे होता था। बहरहाल उस्मान डार साहब अच्छे आदमी हैं और अगर वो अपने घर पहुँचते हैं तो उनका ये हक है कि उन्हें अपने घर पहुँचना चाहिए और अपने बच्चों के साथ उन्हें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और फ़रक हबीब साहब का जो बेटा है वो अपने वालिद के लिए जो कुछ कह रहा है वो इस वीडियो के आखिर में आप मुलाहिज़ा करें और मेरा ख्याल है कि छोटे बच्चों को अपने वालिद के लिए इतना तरसना नहीं चाहिए और फ़रक हबीब साहब को भी अपने घर पहुंचना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ उन्हें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उन्हें इमरान रियाज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि याद रखें कि पॉलिटिक्स सिर्फ़ और सिर्फ मफाद का खेल है। इसके अंदर कोई शख्स भी, इमरान खान हो, मियां नवाज शरीफ हो, आसिफ अली ज़रदारी हो, वो जहाद नहीं कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना झंडा बुलंद रखना चाहते हैं। तो दूसरों के झंडे बुलंद रखते रखते अपनी फैमिली को इस तकलीफ से नहीं गुजारना चाहिए।